नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर, जो टॉपिक आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक है आपका पृथ्वी की गतियाँ। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में वीडियो डाल चुके हैं, सौरमंडल के बारे में वीडियो डाल चुके हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग करेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। क्या है इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या वो बातें हैं। देखिए इसमें जो बातें होंगी वो पृथ्वी की जो गति, किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है, इसको लेकर हम बात करेंगे। पृथ्वी की जो कैसी कितनी गतियां होती हैं और उन गतियों के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। अगर गति वो ना करे पृथ्वी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को लेकर एनालाइज आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्लास रहेगी आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा पिक्चर से, यानी विद मैप। आपको फोटो, पिक्चर फ्रेम, चलचित्र सारी चीजें दिखाऊंगा और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस नंबर पे आप लोग 8449889709 पर संपर्क करके आप इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। चलो दोस्तों बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समय को ना गवाते हुए कि क्या है पृथ्वी की गति। देखो पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी। एक तो घूर्णन गति और दूसरी आपकी परिक्रमण गति। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, सर जी घूर्णन गति क्या होती है और ये आपकी परिक्रमण गति क्या होती है। घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं और इसको वार्षिक गति कहते हैं। घूर्णन का मतलब है कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहे, मतलब एक अक्ष है उसी के चारों तरफ, ऐसे ये यहां पर है और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे घूम रही है तो उसको घूर्णन भावी पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। परिक्रमण मतलब जब किसी के इर्द गिर्द घूमे, एक वृत्ताकार आकृति में या अंडाकार आकृति में, जियोड सर्किल में क्या करे वो घूमे तो उसको कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का परिक्रमण गति होता है और अपने अक्ष पर घूमना दैनिक गति होता है, ठीक है। चले बड़े आगे देखिए, ये रहा हमारा प्यारा सूरज, क्या रहा दोस्तों सूरज, और ये रहा चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा सॉरी, ये आपकी पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा और ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का, तो ये क्या कहलाएगी, रिवॉल्यूशन कहलाएगा, यानी ये परिक्रमण कहलाएगा। और जो अपने खुद का चक्कर लगा, खुद की उसमें चक्कर लगाती है, ये तीर आप देख रहे होगे, तो ये कहलाएगी आपकी रोटेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर। पढ़ते हैं आगे। घूर्णन गति क्या है सर जी, घूर्णन गति, हाँ जी घूर्णन गति बताएंगे। देखिए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह घूमती है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो जाता है कि पृथ्वी कौन सी दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो वो पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, इसको रोटेशन कहा जाता है या इसको परिभ्रमण कैसे कह देते हैं। देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण इसमें थोड़ा सा अंतर, आप परेशान मत हो जाना। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण दूसरे के चारों तरफ घूमना, यानी वृत्ताकार में घूमना। इस गति के कारण ही दिन रात होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी टीईटी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिन और रात किस कारण होते हैं, तो दिन और रात होते हैं किस कारण दोस्तों, वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, या पृथ्वी की रोटेशन के कारण, ठीक है। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक गति। और ये कितने समय की होती है, एक पूर्ण घूर्णन की अवधि जो होती है वो लगभग 24 घंटे में होती है। अब लगभग क्यों बताया सर जी, हमें तो लगभग में नहीं आता, कभी कभी हमें पूरा आ जाता है। अरे शांत रहो मेरे प्यारो, शांत रहो, पूरा बताऊंगा। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और 9 पल्स में अपना पूरा एक घूर्णन कर लेती है। अब तो संतुष्ट हो, अब तो मैंने घंटे भी बता दिए, मिनट भी बता दी, और मिनट भी बता दी और सेकंड भी बता दी, सारी चीजें बता दी है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अगर अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक करते रहे। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर न हुई होते, न घूमती होती, तो दिन और रात सर्वत्र कैसे होते, अवधि एकदम समान रहती, ठीक है। यानी यह जो पृथ्वी है
पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ना घूमती तो पृथ्वी पर सदैव एक तरफ दिन होता और एक तरफ रात होती, अर्थात जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ी होती उस तरफ उजाला होता और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं होती उस तरफ अंधेरा होता। यानी एक तरफ के लोग रात में जीते और एक तरफ के लोग दिन में जीते। लेकिन कुदरत का करिश्मा है, पृथ्वी को दिया है, जीवन भी दिया, तो जीवन देने का तरीका बताया, दिन और रात दोनों करें। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती और सूर्य की परिक्रमा न करती तो पृथ्वी के गोलार्ध में सदैव दिन बड़े और रातें छोटी रहती और दूसरे गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी रहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे पता करते हैं। दूसरा होता है परिक्रमण काल। कौन सा होता है दोस्तों? परिक्रमण काल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने कक्ष पर की जाने वाली गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। सूर्य के चारों तरफ भी क्या कर रही है? चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर, कैसे मार्ग पर दोस्तों? अंडाकार मार्ग पर चक्कर काटती है। यानी वो कौन सा मार्ग होता है? जियोड कहलाता है। कितने दिन में चक्कर काटती है? 365 दिन। कितने दोस्तों? 365 दिन 6 घंटे। अब आप ये कहोगे सर जी हमें तो 365 दिन का वर्ष बताया जाता है, 6 घंटे कहां से आ गए? अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे सुन लो भाई, 365 दिन का होता है एक वर्ष। कितना होता है? एक वर्ष होता है। और 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है एक दिन। बात समझ में आ गई? लेकिन प्रत्येक वर्ष 6 घंटे यहां बढ़ गए, अगले साल 6 घंटे यहां बढ़ गए, अगले साल 6 बढ़े और अगले साल यहां बढ़े। यानी कितने साल में? यहां इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और जो प्रत्येक चौथी साल होगी, यानी प्रत्येक चौथी साल में, चौथे वर्ष में, चौथा जो वर्ष होगा उसको क्या कहेंगे हम दोस्तों? उसी को कहा जाता है लीप वर्ष। और रीजनिंग में भी इसका प्रयोग किया होगा आपने। और लीप वर्ष में क्या हो जाती है? जो हमारी फरवरी होती है, फरवरी जो कि 28 दिन की होती है, फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है तो कितने दिन की हो जाती है? ये 29 दिन की हो जाती है। बात समझ पाए भी? क्लियर होगा सभी का? आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है, यानी अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। कैसे घूमती है भाई? कैसे घूमती है देख लीजिएगा एक बार। ये है आर्कटिक रेखा, यानी पृथ्वी ये रही, पृथ्वी ये रही, पृथ्वी ये रही और पृथ्वी ये रही। यानी जब सूर्य की किरणें यहां तक पड़ रही हैं, देखिएगा सूर्य की किरणें कहां तक पड़ रही है भाई? सूर्य की किरणें यहां पड़ गई और यहां पड़ गई। तो ये वाला जो भाग है पृथ्वी का, ये वाला जो भाग है आधा भाग, ये क्या रहेगा इस पे भैया? उजाला। इस पर उजाला रहेगा। इधर देखें, यहां सूर्य के भाग पर प्रकाश पड़ा तो इस पर क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा, यहां भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, इस पे भी सूर्य का प्रकाश यहां तक पड़ रहा है, ठीक। तो अब एक बात और, यहां से एक चीज आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो 21 और 22 जून का समय और आपका एक 21 और 22 दिसंबर का समय। 21 और 22 जून का समय क्यों महत्वपूर्ण है, और आपका दूसरा यानी 22 और 21 और 22 दिसंबर का समय क्यों है, 23, 22 और 23 सितंबर और आपका 21 मार्च, ये 4 दिन, मतलब 4 दूनी 8 दिन ऐसे हैं जिनकी हम स्टडी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। आइए इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमती हुई अतः पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित क्यों होती रहती है भाई? देखिए, अगर होता गोल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोल ना होकर ये किस आकृति में घूमती है? ऐसे आकृति में घूमती है। तो यहां जब सूर्य होगा, यहां पृथ्वी होगी, तो यहां दूरी ज्यादा होगी, यहां दूर होगी, और यहां होगा तो यहां कैसी होगी? करीब होगी। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? बदलती रहती है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? सूर्य के सापेक्ष वो बदलती रहती है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की बात करें तो कितनी होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी होती है। एक सामान्य पृथ्वी से कभी पृथ्वी दूर होती है तो कभी पृथ्वी क्या होती है? निकटस्थ होती है, अर्थात करीब होती है, ठीक। यानी पृथ्वी जब उससे दूर होती है, अब दो समस्या हो गई आपके सामने, पृथ्वी कभी दूर होगी, कभी करीब होगी, कभी जुदाइयां होंगी तो कभी मिलन होगा। जब मिलन होगा, हालांकि मिलन पृथ्वी का सूर्य से कभी नहीं होता, दूर दूर से देख लेते हैं एक दूसरे को, मन बहला लेते हैं। देखिएगा,
उपसौर, उपसौर का मतलब पेरिहीलियन, यानी पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है भाई? 3 जनवरी को होती है। यानी ये रही 147.1 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सॉरी, मैंने फिर यही कलर ले लिया। ठीक है, 147.1 और 152.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये आपके जुलाई में होगी, ये 3 जुलाई को होगी, ये आपकी 3 जनवरी को होगी अधिकतम दूरी। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी कब दोस्तों? जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है पृथ्वी, तो उसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है उसको? अपसौर, यानी अपहीलियन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अपहीलियन कहा जाता है। और इस अपहीलियन का समय होता है 4 जुलाई, या कभी कभी दे देता है आपका 3 जुलाई। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। दिन और रात की स्थिति, भाई दिन और रात की अवधि कैसे बनती है सर जी? दिन और रात कैसे बनते हैं? रुके रहो, ठहरे रहो मेरे भाई, अभी बताऊंगा सारी चीज। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता। कैसे भाई? गुरुजी ऐसे कैसे हो गया? अब मैं बता रहा हूं भैया कैसे होगा, समझो। पृथ्वी जो है वो ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी जो है वो ऐसे झुकी हुई है, मतलब अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर कैसे झुकी हुई है? इसको सीधी रेखा मान लें तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य की किरणें यहां से पड़ेंगी। सूर्य की किरणें जब यहां से पड़ेंगी तो इस पर ज्यादा पड़ेंगी और इस पर क्या पड़ेंगी? कम पड़ेंगी। यहाँ कम पड़ेंगी तो यहाँ अंधेरा रहेगा, यहाँ ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ ज्यादा उजाला और गर्मी रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेंगी? यहाँ। तो यहाँ बिल्कुल सीधी लंबवत पड़ती है, ये होती है विषुवत रेखा। अभी बताऊंगा सारी बात। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन होता है और सदैव 12 घंटे की रात होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है। क्योंकि प्रकाश व्रत विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर भाग में, आधा ऊपर आधा नीचे। क्लियर है सभी का? देखिए 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक का समय। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को भी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। कब दोस्तों? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच। इसके जस्ट ऑपोजिट की बात करूं, इसका जस्ट उल्टे की मैं बात करूं तो 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। और विषुव रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण दिन और रात की अवधि कैसी होती है? दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी यह दिन बड़े और छोटे नहीं होते। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे देख लीजिएगा। ये चीज मैं यहां बता रहा हूं, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा। यही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। बड़े आगे 21 जून एक समय आता है। देखिए 21 जून को एक योगा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 21 दिवस क्यों महत्वपूर्ण आपके लिए? योगा दिवस के लिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। ये आपका है 21 जून, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे लंबा दिन। ठीक है, क्लियर है? 21 जून को। बड़े आगे बढ़ते हैं भाई, समय को बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा। 22 दिसंबर का समय आता है। 22 दिसंबर का समय आता है और 22 दिसंबर पर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी वही समय वैसा है, 22 दिसंबर और 21 दिसंबर वो ऐसा समय है जब आप ऑफिस को निकले तो घर से लंच बांध के ना ले जाएं। अगर आप उत्तरी भारत में हैं तो एक त्योहार मनाया जाएगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को आपको खाने को मिलेगी खिचड़ी, और जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पुलाव भी कहा जाता है। यानी मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है 22 दिसंबर को, तो मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है और इस तिथि को मकर संक्रांति अथवा शीत अयांत कहते हैं। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी एवं रातें छोटी हो जाती हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। ऋतु परिवर्तन क्या है सर, जिसको भी बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे भाई। पृथ्वी ना सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी सूर्य से सापेक्ष बदलती रहती है। अभी मैंने बताया ना, पृथ्वी अपने अक्ष को सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है। और पृथ्वी की परिक्रमण 4 मुख्य अवस्थाओं में आती है। 4 मुख्य अवस्थाएं यानी बदलती अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन। जब पृथ्वी अक्ष का उत्तरी भाग ध्रुव यानी सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक पड़ती हैं और इसी अवधि में दिन की अवधि लंबी हो जाती है। जब कम पड़ेंगी तो दिन की अवधि छोटी होगी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, दिन लंबे होंगे, जब कम पड़ेंगे दिन छोटे होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। देखिएगा, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। अब हम देख रहे हैं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति 21 और 22 जून को देखी जा सकती है। 21 जून तक सूर्य की कर्क रेखा के लंबवत स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्क संक्रांति यानी ग्रीष्मयान, गर्मी आने लगती हैं। ठीक है, गर्मियां पूर्ण रूप से आ जाती हैं, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। हालांकि कर्क संक्रांति को इतने अच्छे स्तर पर नहीं माना जाता। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं। ऐसे यानी गर्मियों के मौसम में कैसे होते हैं, दिन बड़े होते हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, सर्वाधिक वाला होता है, रात्रि छोटी होती है। गर्मी की जो रातें होती है छोटी होती है, और सही भी है। गांव वाले लोग मच्छर में मरते रहते हैं, ठीक है, दिन में मच्छर कम लगते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होता है और 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उत्तरोन्मुख होने लग जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लग जाती है। ठीक है, बढ़े आगे, देख लीजिएगा। 23 सितंबर का समय, 23 सितंबर पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है और परिणामतः धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होती चली जाती है। दिन आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में हो जाता है। यानी अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है दोस्तों, अब उल्टा हो रहा है। इस स्थिति को सूर्य मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या मनाई जाती है दोस्तों? मकर संक्रांति मनाई जाती है और यही चीज ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, चलिए। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रातें होती हैं, ये आपको पता होगा और इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता है भी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वार भाटा की। किसकी दोस्तों? ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा क्या होते हैं? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनता है किसकी आकर्षण शक्ति के कारण? किसकी आकर्षण शक्ति के कारण किसकी आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार और भाटा होते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए किसके बल के कारण होते हैं, तो बल होता है पृथ्वी का। ठीक है, सागरीय जल क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे तट की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार तथा जल के उतरने के या पीछे हटने की, सागर की ओर लौटने की अवस्था को क्या कहते हैं? हम भाटा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा कि भाटा क्या होता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। मतलब ज्वार और भाटा से उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? ज्वार तरंग कहते हैं। और विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यानी जो आपकी फंडी की खाड़ी है वह आपका 3 से 4 मीटर तक मिलता है, 3 से 4 मीटर, जबकि हमारी खंबात की खाड़ी में 2.7 मीटर तक का ही ये क्या पाया जाता है दोस्तों? ज्वार भाटा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब क्या स्थिति है। ये लिखा है ऑर्बिट ऑफ टॉप व्यू ऑफ मून। टॉप यानी सनलाइट पड़ रही है, ये चंद्रमा है और ये अपनी क्या है? नीली पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी के जल को, ये पृथ्वी का जल है, पृथ्वी के जल को कितना बाहर खींच लिया? यहां खींच लिया। तो पृथ्वी के जल को अपनी की तरफ खींच रहा है और यही कारण है कि पृथ्वी के जल को जो चंद्रमा है अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी तरफ को खींचता है, जिस कारण यहां क्या आता है? ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये ज्वार कहलाता है। जब वापसी लौटेगा तो क्या कहलाएगा? भाटा कहलाएगा। आइए चित्र के माध्यम देख लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट। दोस्तों कितने? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट के बाद मतलब क्या आता है? ज्वार आता है। इसका मतलब 12 घंटे यानी एक ज्वार, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। पृथ्वी पर देख लेना, प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आता है? ज्वार आता है। और 6 घंटे 13 मिनट के बाद
हाँ 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। इसका मतलब है कि एक दिन में 2 बार हो जाना चाहिए। हाँ 2 बार होता होगा। ज्वार प्रतिदिन में कितनी बार आता है? 2 बार आता है, और एक बार चंद्रमा के आकर्षण से आता है और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। समझ में आ गई? नहीं आई? बिल्कुल आगे होगी दोस्तों। यानी लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। भाई वाह, 4 बार क्यों आता है अभी बताऊंगा। वहां पर इंग्लिश चैनल को 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी कारण आता है। देखिए ठीक है, ये रहा चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी तरफ आकर्षित अपनी तरफ करेगा, खींचेगा। ये चंद्रमा क्या करेगा? पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचेगा, मून, और ये इधर सन है जो अपनी तरफ को खींचेगा। ऐसे मानो और बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दो वाली जो कंडीशन है, कौन सी? जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों एक तरफ, दोनों बाप बेटा खींचते रहते हैं हीरोइन को, ठीक उस वाली कंडीशन है। हमारी पृथ्वी तो पता नहीं क्या समझ रखा है इसको। ठीक है, चंद्रमा अपनी तरफ को खींच रहा है और सूर्य अपनी तरफ को खींच रहा है। इस स्थिति में दोनों के खींचने के कारण जो जल इधर उधर जाता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब सॉरी हाई टाइड। हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार उसको बोला जाता है। और यहां पड़ता है लो ज्वार। यहां उच्च ज्वार होगा और यहां लो ज्वार होगा। ठीक है, ये रहे ज्वार भाटा। ये रहा आपका ज्वार भाटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पानी इधर से इधर को कहां चल दिया? ये चल दिया। पानी इधर से इधर को चल दिया, ये चल दिया। यानी ऐसे जाता हुआ ज्वार और वापसी आता हुआ क्या हो गया? भाटा हो गया। बात समझ में आ गई भाई? ये ज्वार भाटा आपको देखा। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी, युति और व्युति। यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीधी रेखा में आपको देखने को मिलेंगे तो उसको सिजगी कहा जाएगा, व्युति कहा जाएगा, युति कहा जाएगा। इसका मतलब जैसे परसा परसु परशुराम, पैसे तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम, यानी ठीक उसी प्रकार से ये 3 प्रकार नाम इसके होते हैं। सिजगी कहलाता। सिजगी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सिजगी की स्थिति पूर्णमासी को होती है। पूर्णमासी की काली रात पूर्णमासी को उत्पन्न होती है और इसी समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार व्रत आता है। आपसे पूछ लिया जाता है भाई दीर्घ या व्रत ज्वार कब आता है? तो आंसर होगा पूर्णमासी को। कब आता है भाई? पूर्णमासी को। ठीक है, नेक्स्ट, जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति पे, जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति में, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी यानी 3,56,000 किलोमीटर पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा की उपभू स्थिति। और स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्वार उत्पादक जो बल होता है, ज्वार को उत्पादित करने वाला जो बल होता है सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक ज्यादा ताकतवर होते हैं, ऊंचे होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होते हैं, 4,60,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो क्या होता है? इनका ज्वार उत्पादक बल कम होता है और 20% ये नीचे ज्वार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला जाएगा और समकोण स्थिति के कारण सूर्य की चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कार्य करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार या लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। जैसे आपको दिखा रहा हूं, ये रहा, ये रही पृथ्वी और ये रहा हमारा चंदा मामा और ये रहा हमारा सन। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों की विपरीत स्थिति हो जाएगी तो कौन सा आ जाएगा भैया? निम्न ज्वार हो जाएगा। और इन ज्वारों में मिनटों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। दैनिक ज्वार भी इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। कनाडा के न्यू बुन्सविक तथा नोवास्कोशिया के मध्य क्या होता है दोस्तों? एक खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में कितनी ऊंचाई का दोस्तों? 15 से 18 मीटर। 15 से 18 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई कितनी होती है? 2.4। अरे मैं वहां 4 मीटर बता दिया था भाई, मैंने वहां 4 मीटर बता दिया था। 4 मीटर नहीं है, वो 4 बार आता है, वो 4 बार आता है। 15 से 18 मीटर तक की ऊंचाई का ज्वार आ जाता है। अर्धसैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। और मिश्रित ज्वार भाटे में दोनों ज्वार और दोनों भाटा के मध्य अत्यधिक अंतर पाया जाता है। बड़े आगे चले, आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर, इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर एक स्थान है साउथहैम्पटन।
क्या है दोस्तों, साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाट आता है। इसी कारण मैंने 4 मीटर बता दिया था भाई, उसके लिए ठीक है, सॉरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल को होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। यही कारण है दोस्तों कि क्या होता है, यहां पर ज्वार भाटे 4 बार आते हैं। यानी फंडी की खाड़ी में ज्वार भाटा की ऊंचाई 15 से 18 मीटर होती है और भारत की खंबात की खाड़ी में 2.4 मीटर तक होती है। और आपका साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटा आता है, जबकि प्रतिदिन में 2 बार ज्वार भाटे आते हैं। नदियों को बड़े जालियानों के लिए नौ संचालन के योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। मतलब नदियों में जो नौकाएं चलाई जाती हैं उसमें काफी हेल्प करते हैं जो ज्वार होते हैं, इनकी लहरें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी हेल्प करती हैं। खंबात की खाड़ी ये रही आपकी, यहाँ जो ज्वार आता है 2.7 मीटर का आता है, 2.7 मीटर का आता है, ठीक है। आगे देखिए चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण कहता है, चंद्रग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक उसकी परछाया में आता है। कब आता है दोस्तों, ठीक उसकी परछाया में आता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में हो। और जब सीधी रेखा में हो तो उसको क्या कहेंगे, सिजगी कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है, पूर्णमासी को। ये आपको मैं दिखा तो रहा हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सीधी रेखा में, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। जब चंद्रमा कहां से गुजरता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण तत्व आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय तक नहीं दिखाई देता, यानी ढक जाता है, और इसी घटना को सूर्यग्रहण कहते हैं। यानी जब चंद्रमा पर रोशनी आ रही थी तो पृथ्वी ने रोक ली और कह दिया मैं तुम्हें उजाले में नहीं रहने दूंगी। ठीक उसी का बदला लेने के लिए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को रोककर चंद्रमा से कहता है अब उजाला करके दिखा अपने यहाँ। लेकिन उसको पता नहीं है चंद्रमा को कि पृथ्वी पर हमारे यहाँ एलियो एडिशन जैसे बल्ब का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर रातों को भी उजाला होता है। भाई तेरे से डरने वाले थोड़ी नहीं है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही दिखाई पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों, अमावस्या को दिखाई पड़ता है। ये कंडीशन आपको बता रहा हूं। ये रहा सूर्य, ये क्या रहा दोस्तों, ये आपका सूर्य, और सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है, ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पर कर दिया अंधेरा, और इसी को कहा गया रात्रि का समय, या रात्रि हो जाती है, और इसी को कहा जाता है उपछाया और परछाया। ये सारी जानकारी आपको यहां से है, ये रहा। ठीक, चलो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी क्लास दोस्तों जरूर बताइएगा। आपकी पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है, समझा है। दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आती है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ आप लोग अगर चाहते हैं फ्री में प्राप्त करना तो इसकी पीडीएफ आपको इस नंबर से 8449889709 के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी शिकायत के लिए, कोई भी सजेशन के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।